मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज एक बिहार की धरती के महान कवि जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित कविता जीवन भी एक कला है पर चर्चा की जाएगी। ये कविता स्नातक द्वितीय वर्ष के तृतीय पत्र में प्रस्तावित है। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म फरवरी 1916 में होता है और इनकी मृत्यु अप्रैल 2011 में। इनका संपूर्ण रचना कर्म का जीवन एक खास तरह की प्रतिबद्धता के साथ गुजरा है। इनके रचना कर्म की शुरुआत यूँ तो संस्कृत में होती है। संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे, संस्कृत के बहुत बड़े जानकार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में ही हुई थी। इनको 16 वर्ष के उम्र में ही शास्त्री की उपाधि मिल गई थी। इनकी पहली रचना 16 वर्ष की उम्र में गोविंद गानम 1932 में प्रकाशित होती है, जो संस्कृत में थी। उनकी दूसरी रचना काकली 1935 में प्रकाशित होती है, तो संस्कृत में थी। संस्कृत पर इनकी लेखनी जबरदस्त थी। संस्कृत भाषा पर इनकी इतनी पकड़ थी कि आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने संस्कृत में गज़ल लिखने की शुरुआत की। संस्कृत और गज़ल, आप समझ सकते हैं, उर्दू और गज़ल एक दूसरे के पर्याय हैं। उसको संस्कृत और गज़ल जोड़ने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुए। जब 1935 में इनकी काकली रचना प्रकाशित होती है, तो उस पर निराला की नज़र जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे, वो इतने प्रभावित हुए कि इलाहाबाद की गलियों में इनको ढूंढते ढूंढते, उस समय जानकी वल्लभ शास्त्री इलाहाबाद में ही अध्ययनरत थे, शास्त्री जी के पास पहुँचे। निराला ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें बाल पीक से संबोधित भी किया और उन्हें हिंदी में रचना के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी में रचना के लिए अग्रसर होते हैं। तो अग्रसर होने के साथ ही उस समय की हिंदी साहित्य में जिस तरह का परिपाटी चली हुई थी, जिस तरह के तेवर की कविताएं लिखी जा रही थी, उससे अपनी असहमति जताते हैं। असहमति जताते हुए वो कहते भी हैं, लिखे हैं एक जगह अपने कविता में, कि जनता जमीन पर बैठी है, नभ में मन चढ़ा है, जो जितना दूर मही से वह उतना ही बड़ा है। पूरे उस समय के साहित्य की समीक्षा 2 पंक्तियों में करते हैं कि जनता जमीन पर है, लेकिन कवियों का मंच आकाश में लगा हुआ है। जो जितना दूर मही से, जो जितना अधिक धरती को छोड़कर है, वो उतना ही बड़ा कवि है। स्वाभाविक है, इनके
नज़रों के सामने छायावाद का अंतिम दौर की रचनाएं थी। छायावाद में अंतिम दौर की रचनाओं की विशेषता ही उसके पतन का कारण थी। वो कल्पनाशीलता, वो रहस्यमयता, वो वर्तमान परिस्थितियों से घबराकर एक काल्पनिक लोक में गमन करने की कोशिश, जो उस समय की रचनाओं का मुख्य स्वर था, उससे अपना विरोध अभिव्यक्त करते हुए एक अपनी अलग शैली, एक अपना अलग रास्ता चुनते हैं। वो कहते भी हैं कि कटीले कांटों को फूलों का हार बना दो तो जाने, कटीले कांटों को फूलों का हार बना दो तो जाने, तुम इस चुप चुप सन्नाटे को झंकार बना दो तो जाने। कविता इसी धरती पर, इसी धरती के लोगों को, जिसके मन में निराशा बैठ गई है, जिनका जीवन संघर्षमय है, सफलता हासिल नहीं हो रही है, घोर कुंठा से ग्रसित हो गए हैं, उनके मन में आशा का स्वर जगा देना ही कविता का मूल लक्ष्य होना चाहिए। कटीले कांटों से फूलों का हार और चुप चुप सन्नाटे से झंकार, यही दो आदर्श लेकर वो उनकी रचनाएं सामने आती हैं। वो इसमें कितना सफल हुए हैं वो समीक्षा का विषय है, लेकिन इसी आदर्श के साथ वो रचना कर्म में प्रेरित होते हैं और इसी के कारण वो अपने उन रास्तों से अलग रास्ता भी बनाते हैं। संस्कृत के अच्छे जानकार होने के कारण वो उनकी पहली रचना, जैसे पहले चर्चा की गई कि गोविंद गानम थी, काकली थी, हिंदी में भी उन्होंने समीक्षा लिखी, निबंध लिखे, उपन्यास लिखे, काव्य कथाएं लिखी, लेकिन उनके द्वारा लिखित गीति काव्य, गीत ज़्यादा मशहूर हुए। मैंने तो सुना तो नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि उनके द्वारा गाए जाने पर गीत में एक अलग तरह की ताकत आ जाती थी। गीत उनको बहुत प्रिय थे। किसने बांसुरी बजाई, जब भी मंचन होता था तो किसने बांसुरी बजाई, गीत के पाठ के लिए लोग आग्रह करते थे। एक और खासियत थी कि पशु पक्षियों से वो बहुत प्रेम करते थे। उनके घर में, जो मुजफ्फरपुर में है, निराला निकेतन है, पशु पक्षियों की जमघट लगी रहती थी। उनके घर में जाने पर, जैसा लोग बताते हैं कि बिल्ली, कुत्ते, गाय, बछड़े, पशु पक्षी, ऐसे तमाम उनके घर में पालतू थे और उनकी सेवा में वो इतने रत रहते थे कि सबका उन्होंने नाम रख दिया था और उन नामों से संबोधित करते थे। अगर उनमें से कोई मर जाता था तो उसी अहाते में उनकी समाधि बनाई जाती थी। ये वो इतने संवेदनशील, उतने उनके हृदय में इतना प्रेम था कि मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी उस प्रेम के दायरे में, प्रेम के दायरे का विस्तार था। केवल मनुष्य को नहीं, पूरी प्रकृति की।
जो कविता प्रस्तावित है, जीवन भी एक कला है। जीवन को परिभाषित करने के लिए सभ्यता के आरंभ से लेकर आज तक लगातार कोशिश की जाती रही है कि जीवन क्या है, जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए। प्राचीन काल, मध्यकाल में तो आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में जीवन की व्याख्या की गई। मोक्ष के अर्थ में जीवन को परिभाषित किया गया। ये सब लीलाएं हैं। मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष, जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति। एक यह भी सोच थी कि इस जीवन को उतना ही हद तक स्वीकार करें कि आपका परलोक सुधर जाए। परलोक सुधर जाए मतलब आप स्वर्ग में चले जाए। आधुनिक काल और वैज्ञानिक सोच ने मनुष्य की उस परंपरित सुविधा को छीन लिया। आज मनुष्य सब कुछ ईश्वर पर छोड़ के निश्चिंत नहीं हो सकता। पहले तो अवतार के रूप में ईश्वर को बुला लेने की परंपरा थी और ये विश्वास था कि अवतार के रूप में ईश्वर आकर इस जगत में जो भी गलत हुआ है, गलत हो रहा है, उसको ईश्वर दूर कर देगा। ये भी परंपरा थी कि अपने दुख को, अपनी पीड़ाओं को आप अपने ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करके, गुहार करके आप उसे दूर करवा सकते थे। लेकिन आधुनिक काल ये छूट नहीं देता है। अब समाज में बदलाव ईश्वर केंद्रित न होकर मनुष्य केंद्रित होगा। अब सभी समझ चुके हैं कि इस जीवन का, इस संसार का, इस पृथ्वी में जो भी घटित होगा, जो भी घटित होने वाला है, वो सब कुछ का नियंत्रण मनुष्य के पास है। मनुष्य के किए गए कुकर्मों और सुकर्मों का परिणाम वर्तमान है। जीवन के विकास के दौर में हम इतनी तेजी से दौड़ते जा रहे हैं। विकास की भाषाएं हमने ऐसी गढ़ दी हैं कि उस विकास की दौड़ में हम कितना कुछ छोड़ दे रहे हैं, कितना कुछ का नाश कर रहे हैं, इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। कवि की मूल चिंता यही है। इस कविता के माध्यम से जीवन को संयमित कर, जीवन को अनुशासित ढंग से जीने की वकालत है। जीवन भी एक कला है। मनुष्य होना ही, शरीर पा लेना ही मनुष्य होना नहीं है। जीवन की कला आनी चाहिए। इसे बिना जाने ही मानव बनने कौन चला है। इसको बिना, इस कला को जाने मनुष्य बन ही नहीं सकता। फिसले नहीं चले चट्टानों पर, इतनी मनमानी। जिस रास्ते को मनुष्य ने तय किया है आगे बढ़ने के लिए, उसमें केवल सफलता ही नहीं मिलेगी, असफलताएं भी मिलेगी। चट्टानों पर चढ़ रहे हो तो कभी फिसलोगे ही। चलना और गिरना एक दूसरे के पूरक हैं। उस दोनों स्थितियों को स्वीकार करना होगा। आंख मूंद तोड़े गुलाब, कुछ चुभे न क्या नादानी। अब
बिना सावधान हुए, बिना सजग हुए गुलाब के फूल को अगर तोड़ने जाएं तो कांटे चुभेंगे ही। जीवन में कर्म रूपी परिश्रम से गुलाब रूपी फल की इच्छा है तो सजग होना पड़ेगा। जीवन की कला की जानकारी आवश्यक है। अजी शिखर पर जो चढ़ना है तो कुछ संकट झेलो। अगर शिखर पर चढ़ना है तो कुछ संकट झेलना पड़ेगा। चुभने दो दो चार खार, जी भर गुलाब फिर ले लो। इस जीवन के संघर्ष में चुभन आवश्यक है, चुभन मिलेगी ही। और चुभन को सहना सीख जाओगे तो उसके बाद गुलाबों का ढेर आ जाएगा। चुभन से घबराना नहीं चाहिए। तनिक रुको क्यों हो हताश, दुनिया क्या भला बला है, जीवन भी एक कला है। अपने जीवन जीने के तरीके को, जीवन तुम जिस तरह जी रहे हो, जीवन में जिस तरह का तुमने आदर्श गढ़ा है, तनिक रुक कर उस पर मंथन करो। कविता आगे बढ़ती है। कितनी साधे हो पूरी तुम रोज बढ़ाते जाते, कितनी साधे हो पूरी तुम रोज बढ़ाते जाते। तुम्हारी इच्छाएं अनंत होती जा रही हैं। रोटी, कपड़ा और मकान जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उससे इतर तुमने अनंत इच्छाएं सृजित कर ली है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी इच्छा तुम्हारे सामने आ जाती है। ये प्रकृति, ये संसाधन कितना पूरी करे तुम्हारी इच्छाओं को। कौन तुम्हारी बात बने, तुम बातें बहुत बनाते। तुम इतने बात बना रहे हो, इतनी इच्छाओं को अभिव्यक्त कर रहे हो कि वो पूरी प्रकृति भी मिलकर उन सभी इच्छाओं को नहीं पूरा कर सकती। माना प्रथम तुम ही आए थे, पर इसका क्या मान। तो इस धरती पर इस प्रथम तुम ही आए थे। अलौकिक शक्ति ने तुम्हें ऐसी बुद्धि दी कि तुमने पूरी प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो क्या तुम्हारी ये सोच होनी चाहिए कि केवल मनुष्य ही है, पूरी प्रकृति है तब मनुष्य है, मनुष्य है तब प्रकृति नहीं है, पूरी प्रकृति है तब मनुष्य है। एक भी कड़ी टूटेगी तो मनुष्य का नाश निश्चित है। उतने तो घट सिर्फ तुम्हारे जितने नद में पानी। तुम्हारे इच्छाएं रूपी घट इतने हैं कि उनको सब भरने में संसाधन रूपी नदी का पानी समाप्त हो जाएगा। तुम अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाओ। और कई प्यासे इनका भी सूखा गला है। तुम अपने जीवन के रस लेने में ये ध्यान ही नहीं देते कि बहुतों का गला सूखा है, उनको भी रस और उनको भी प्यास बुझानी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य केवल प्राणी नहीं है। मनुष्य अपनी चिंता के साथ साथ समाज की चिंता करना आवश्यक है, तभी वो मनुष्य कहा जाएगा। जीना भी एक कला है। अगले, बहुत जोर से भोले हो स्वर इसीलिए धीमा है, घबराओ मत उन्नति की बधी हुई सीमा। बहुत जोर से बोले हो। अभी तक सभ्यता जब से आरंभ हुई है तब से तुम अपने आप को, खुद को प्रकृति में खुद को देखा है और
प्रकृति की चीज़ों को की उपेक्षा की है। बहुत जोर से बोले हो, स्वर इसीलिए धीमा है, घबराओ मत, उन्नति की बधी हुई सीमा है। उन्नति के जो मापदंड तुमने बनाए हैं, उससे तुम्हारे हृदय में जो असंतोष उत्पन्न हो रहा है, उसे घबराओ मत, क्योंकि तुमने जो आदर्श बनाए हैं वो समाज के विपरीत है। वो जीवन की कला सीख जाओगे तो आदर्श अपने आप संकुचित हो जाएंगे, नीचे चले आएंगे। शिशिर समझ हिम बहुत ना पीना, गर्मी हो तो ठंडा समझ के बर्फ मत पीना, क्योंकि विज्ञान प्रमाणित कर चुका है कि बर्फ की तासीर गर्म होती है। शिशिर समझ हिम बहुत ना पीना, इसकी उष्ण प्रकृति है। सुख दुख आग बर्फ दोनों से बनी हुई संस्कृति है। ये प्रकृति, ये जीवन सुख दुख आग बर्फ दोनों के मिलकर ही बना है। दो विरुद्ध भावों के सामंजस्य से ही ये जीवन बना है, इसे स्वीकार करना होगा। सुख है तो दुख भी जरूरी है। सुख की महत्ता के लिए दुख की अनिवार्यता आवश्यक है। दिन के महत्व के लिए रात की अनिवार्यता आवश्यक है। दो विरुद्धों का सामंजस्य कर लेना ही जीवन की कला जानना है। कि सुख दुख आग बर्फ दोनों से बनी हुई संस्कृति है। तपन ताप से नहीं, तुहीन से कोमल कमल जला है। कमल सूर्य की धूप की उष्णता से नहीं जलता, वो पाला गिरता है, तुहीन पाला, शीत से कमल गल जाता है, जल जाता है। केवल आग ही नहीं जलाती, तपन ताप से नहीं, तुहीन से कोमल कमल जला है। जीवन भी एक कला है। एक ही समझ तुम अपने भीतर पैदा करो, समझो कि जीवन कैसे जीना है। जो ठंडा है तो वास्तव में ठंडा नहीं है, जो गर्म है वो वास्तव में गर्म नहीं है। जीवन की कला आ जाएगी तो वास्तविकता उसकी समझ में आ जाएगी, तो इस जीवन को आप जीने में सक्षम होंगे। आप अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। इस कविता के माध्यम से कवि जीवन को एक नए अर्थ में परिभाषित करने की कोशिश करता है। स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा से इतर इस जीवन को मनुष्य ही लौकिक बनाने की कोशिश की है। और इसी लोक में कला जान लें, जीवन की कला आप जान जाएं, इसी को समझाने की कोशिश करता है कवि इस कविता के माध्यम से। ये कविता अभिधा में है, सहज भाषा में है, इसकी गेयता अभूतपूर्व है। इस कविता के माध्यम से कवि जीवन की महत्ता को, जीवन जीने की कला को प्रमुखता देते हुए समझाने की कोशिश करता है कि केवल खाना पीना सोना ही जीवन नहीं है। जीवन का आदर्श कुछ निश्चित होना चाहिए, कला आनी चाहिए, तभी जीवन आप सार्थक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।